हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू कैन सी आज हम पढ़ेंगे LSE 3 दैट इज़ जेनेटिक्स का टर्म एंड एग्जामिनेशन पेपर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जब मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे थे आपके साथ, देन आई टोल्ड यू कि अगर आपको रिविजन करनी है या फिर इफ़ यू आर हैविंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम जिसमें आप पूरी बुक को कवर नहीं कर सकते या किसी भी फैक्टर की वजह से आप पूरी बुक कवर नहीं कर सकते, सो द बेस्ट पार्ट इज़ कम से कम एग्ज़ाम से पहले 10 या 15 दिन सिंसियरली बिल्कुल कहते हैं ना पूरी डेडिकेशन से आप क्वेश्चन पेपर्स को दो, क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करो। देन आपको क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो रिपीटेड हो रहे होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। और क्वेश्चन पेपर्स करने से हमारा अच्छे से रिवीजन हो सकता है, इजी रिवीजन हो सकता है, अच्छी प्रिपरेशन भी हो सकती है। सो इन दैट केस क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। अगर आप बुक में से थरली पढ़ भी चुके हो या नहीं भी पढ़ चुके, एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर्स के कम से कम 4 या 5 पेपर ज़रूर सॉल्व करो, ज़रूर अच्छे से पढ़ो, बिकॉज वो आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगे पेपर को ईजिली अच्छे मार्क्स से क्रैक करने के लिए। सो लेट अस बिगिन। हमें पता है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे। क्वेश्चन 1 जो होता है वो हमेशा कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जिसमें हमारे फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग ये ऐसे 1 मार्कर्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फिलअप्स। अ डैश टाइप इज़ वन इन विच द जेनेटिक मटीरियल इज़ ऑल्टर्ड। जेनेटिक मटीरियल ऑल्टर्ड हो जाता है, मतलब हमारे जीन्स जो है वो ऑल्टर हो जाते हैं, उस टाइप को क्या बोलते हैं, म्यूटेंट टाइप। In most dash individually normally exhibit 1 or 2 sex phenotypes. प्रोक्रियोट्स तो सबसे प्रिमिटिव है, मतलब प्रोक्रियोट्स तो सबसे प्रिमिटिव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें से ऐसा कुछ वेरिएशन हमें देखने को नहीं मिलता। एक या एक से ज़्यादा सेक्स फिनोटाइप्स, मतलब कि या तो हम पढ़ते हैं ना, कुछ इंडिविजुअल मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं, और कुछ होते हैं हर्माफ्रोडाइट जो मेल भी और फीमेल भी है, जिनको हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमें कौन से कैटेगरी में देखने के लिए मिलते हैं, यूकैरियोट्स में। इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टिस, अगर टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है, डैश विल डीजेनरेट, क्या डीजेनरेट हो जाएगा, वॉल्फियन डक्ट, क्योंकि वॉल्फियन डक्ट ही जो है वो मेल जेनिटल्स बनाती हैं, वो आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बनेगा, तो कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, मुलेरियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच गिव्स राइज टू फीमेल जेनेटिलिया। अ ट्रू डैश पोजेसेस फंक्शनल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इन द मेल और फीमेल दोनों में से कौन से बर्ड्स ऐसे होते हैं, नॉर्मली वन गोनाड डेवलप्स व्हाइल द अदर साइड इज सप्रेस्ड। अगर एक गोनाड डेवलप होता है तो दूसरा गोनाड सप्रेस हो जाता है, ऐसा किस में होता है, फीमेल्स में होता है, फीमेल बर्ड्स में। यहाँ पे सप्रेस का मतलब ये देखो, अगर आप अभी ऊपर वाले देखो तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि एक डिजेनरेट हो रहा है, डिजेनरेट मतलब अब ये वॉल्फियन डक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ही बनेगा। लेकिन इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों सिस्टम के प्रीकर्सर्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स वॉल्फियन डक्ट भी प्रेजेंट है, मुलेरियन डक्ट भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर मुलेरियन डक्ट डेवलप कर रही है तो वॉल्फियन डक्ट डिजेनरेट नहीं होंगे, वो सिर्फ सप्रेस होंगी। ठीक है, तो फीमेल बर्ड्स में क्या होता है, वन गोनाड जो है वो डेवलप होता है, तो जो दूसरा होता है वो सप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है। विलियम बेटसन का कंट्रीब्यूशन क्या था, ही नेम्ड द साइंस जेनेटिक्स, उन्होंने जेनेटिक साइंस मतलब जेनेटिक वर्ड दिया था, नाम दिया था। वॉल्टर सैटन एंड थियोडर बोवेरी, ही गेव क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एड्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एलाइजा टेक्निक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक जिससे एड्स को और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस को डायग्नोस करा जाता है। हार्डी वनबर्ग लॉ, हार्डी वनबर्ग प्रिंसिपल जो होता है वो हम पढ़ते हैं, वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पॉपुलेशन इन इज़ रैंडमली मेटिंग। वो क्या बोलते हैं कि अगर पॉपुलेशन रैंडमली मेटिंग है, पॉपुलेशन में कोई भी सिलेक्शन नहीं है, किसी भी को भी ज़्यादा पार्शियलिटी की वजह से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं मिल रही, अगर पॉपुलेशन कम्प्लीटली रैंडमली मेटिंग है तो वहाँ पे हार्डी वनबर्ग लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो रैंडम चेंजेस आते हैं जीन फ्रीक्वेंसी में, सडन चेंजेस आ गए जीन फ्रीक्वेंसी में जिसकी वजह से एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई या एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई, दैट इज़ नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 मार्कर्स का है, 5 मार्कर्स के फिलहाल 5 मार्कर्स के आपके MCQs या फिर मैच द फॉलोइंग्स आ जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज कंपल्सरी। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, वाई वॉज मेंडल नॉट एबल टू फाइंड आउट अबाउट लिंकेज। हमें पता है कि जेनेटिक्स में जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो अगर हम इनिशियली देखें तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका माना जाता है, मेंडल का, एंड मेंडल इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मेंडल को लिंकेज के बारे में क्यों नहीं पता चला था, क्योंकि मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था कि एक करेक्टर डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, लेकिन उन्होंने लिंकेज के बारे में नहीं बताया था।
दूसरा हम पढ़ेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो देखते हैं। आई गेस आपको याद होगा, क्योंकि हम जब भी जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ये चीज़ तो पढ़ते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट पे करा था, कुछ प्लांट टॉल होते हैं, कुछ डॉफ होते हैं, और हम उसका क्रॉस भी करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो जब वो देखता है कि या तो सारे प्लांट्स उसको टॉल मिलते हैं या डॉफ मिलते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि मीडियम हाइट के प्लांट्स मिले। दैट मीन्स एक करेक्टर या तो डोमिनेंट है या तो रिसेसिव है, या तो टॉलनेस हो रही है या तो डॉफनेस हो रही है। इंटरमीडिएट करेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं देखने के लिए मिल रहे, क्योंकि वहाँ पे लिंकेज नहीं है। तो मेंडल को लिंकेज क्यों नहीं मिली, हालांकि कई प्लांट्स में लिंकेज या कई कैरेक्टर्स में लिंकेज प्रेजेंट थी। So let us see. Mendel had extremely good fortune in his experiments with garden pea, as in one of his crosses did he come across any apparent linkage. None of his crosses he come across any apparent linkage between any of the 7 traits. मेंडल ने 7 traits के बारे में पढ़ा था, सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन। तो उसने 7 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। 7 करेक्टरिस्टिक्स में हम ये बोल सकते हैं सबसे पहली चीज़ उसकी बहुत अच्छी किस्मत थी, वो बहुत लकी था कि उसको या एक ही ट्रेंड मिल रहा था, या तो करेक्टर डोमिनेंट होते थे या करेक्टर रिसेसिव होते थे, इंटरमीडिएट नहीं होते थे। As the time passed by, it was shown that the genes Mendel had studied were not located in different chromosomes each other. Mendel only worked with 4 of the 7 chromosomes indeed, 3 genes in chromosome 4, 2 genes in chromosome 1 and 1 gene in each of the chromosome 5 and 7. So basically what they are saying is मेंडल ने 7 करेक्टर्स पढ़े थे, लेकिन वो 7 करेक्टर्स ऐसा नहीं है कि 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हो, नो, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। लेकिन वो कितने क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे, 4 क्रोमोसोम्स पे, 4 क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे। 7 करेक्टर्स कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, 4। 3 जीन्स इन क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 जीन्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 जीन्स प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम नंबर 5 पे 1 जीन है, और 7 पे भी 1 जीन है। सो अब ये जीन्स देखो, अगर हम कहते हैं कि एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स अगर पास पास लोकेटेड होना, तो चांसेस होते हैं कि वो लिंक्ड होंगे, उनमें जितने ज़्यादा वो पास होंगे उतनी ज़्यादा उनमें लिंकेज मिलेगी, ठीक है। लिंकेज कब नहीं मिलती, 2 केसेस में लिंकेज नहीं मिल सकती। अगर एक ही क्रोमोसोम पे जीन है, एक जीन इधर है और एक जीन इधर है, अगर वो दोनों दूर दूर हैं, सो इन दैट केस लिंकेज नहीं मिलेगी, ठीक है। या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे जीन है, एक जीन इस क्रोमोसोम पे, दूसरा जीन इस क्रोमोसोम पे, इन दैट केस भी लिंकेज नहीं देखने को मिलेगी। तो लेकिन हमने यहाँ पे कहा कि उसके जो क्रोमोसोम, जो जीन्स को वो स्टडी कर रहा था, दे वर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जैसे क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 जीन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, लेकिन फिर उसमें लिंकेज देखने को क्यों नहीं मिली, बिकॉज दे आर डिस्टेंटली लोकेटेड, वो एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर थे। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ क्रॉसेस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इट वॉज फाउंड दैट सीड कलर जीन एंड सीड कोट एंड फ्लावर जीन आर सो डिस्टेंटली लोकेटेड। अब क्रोमोसोम नंबर पे 3 जीन थे, कौन कौन से थे, एक था सीड कलर का, एक था सीड कोट का, और एक था फ्लावर जीन का। सीड कलर, सीड कोट एंड फ्लावर का, ये 3 जीन्स क्रोमोसोम नंबर 4 पे प्रेजेंट थे, दैट मीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, सॉरी क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट थे, दैट मीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। बट ये जीन्स एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दूर लोकेटेड थे कि इनके बीच में लिंकेज पॉसिबल नहीं थी, that they segregate as if no linkage came about. The same happened between mature pods gene and inflorescence gene. Mature pod gene के लिए V से denote करा हुआ है, inflorescence gene के लिए FA से denote करा हुआ है, and with plant height gene which is LE and FA, again FA is inflorescence in chromosome number 4. तो बेसिकली यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा था कि जितने भी जीन्स हैं, चाहे वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बट वो एक दूसरे से दूर दूर लोकेटेड है, जिसकी वजह से उसके बीच में कोई लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि मे बी उसका गुड फॉर्च्यून था कि उसने जितने भी क्रॉसेस करे उसको कोई लिंकेज देखने को नहीं मिली, ऑल्दो उसके जो जीन्स थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं थे। देयर वर 3 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व, 4 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7। 4 ही क्रोमोसोम्स थे जिनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट थे, लेकिन वो जीन्स आपस में पास पास नहीं थे, वो दूर दूर थे, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहे थे। इट इज़ देयरफॉर नॉट सो एस्टोनिशिंग दैट मेंडल डिड नॉट रन इनटू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिंकेज। अब वो जीन्स का डिस्टेंस इतनी दूर था, इसीलिए मेंडल को इस कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ा।
ऑल्दो ही डिड नॉट अवॉइड इट बाय चूजिंग वन जीन फ्रॉम ईच क्रोमोसोम। हालांकि उन्होंने इंटेंशनली इस लिंकेज को अवॉइड नहीं करा था, क्योंकि अगर वो इंटेंशनली ऐसा कुछ कर रहे होते तो वो ऐसे जीन सेलेक्ट करते जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे, जो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ही ना हो। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि डिनोशंस क्या होती है और कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है। सीड कलर को हम डिनोट करते हैं आई से, सीड कोट को और फ्लावर को हम डिनोट करते हैं ए से, पॉड्स को वी से, इनफ्लोरेसेंस मतलब कि जो फ्लावर का पैटर्न होता है उसको हम डिनोट करते हैं एफ ए से, प्लांट हाइट को एल ई जीन से, अनराइप पॉड्स को जी पी से और मैच्योर सीड्स को आर से। तो ये इनके डिनोशंस है। अब क्रोमोसोम नंबर 1 पे कौन कौन से सीड प्रेजेंट है? सीड कलर और सीड कोट। क्रोमोसोम नंबर 4 पे मैच्योर पॉड्स, इनफ्लोरेसेंस और प्लांट हाइट। क्रोमोसोम नंबर 5 पे अनराइप पॉड्स और क्रोमोसोम नंबर 7 पे मैच्योर सीड्स। इस आंसर में अगर हम देखें तो लिटिल कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जो वो यही वाला है, इन डिनोशंस और इन क्रोमोसोम को लर्न करना। तो आप इसको लिख के लर्न करो, अदरवाइज द आंसर इज सो इजी। बट 5 मार्कर्स के हिसाब से इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड दिस टेबल एज वेल। Okay, moving on to the next question, discuss the genetic basis of sex determination. Sex determination का हमें genetic basis को explain करना है कि genes के basis पे sex कैसे determine होता है। In most organisms, the sex determining mechanism is under genetic control, free of environmental factors. काफ़ी सारे organism में ऐसा होता है कि sex determination जीन्स पे, क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, और काफ़ी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिन पे जो सेक्स है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बट हमें डिस्कस करना है सिर्फ जेनेटिक टाइप, जीनिक टाइप। इन सम ऑर्गेनिज्म सर्टेन इंडिपेंडेंट जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। कई ऑर्गेनिज्म में कुछ जीन्स हैं जो कि अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पैरासिटिक वॉस्प called Habrobracken. This is an important example. Genes are responsible for sex determination in a different way. The sex determining genes has multiple alleles. जैसे 4 different alleles हैं, XA, XB, XC and XD. When 2 alleles in a zygote are different or heterozygous, अगर genes heterozygous condition में है, जैसे कि XA, XB है या फिर XA, XC है या फिर XB, XC है या कुछ और combination है, a normal fertile female is फॉर्म। तो उस केस में नॉर्मल फर्टाइल फीमेल फॉर्म हो रही है। तो आपको याद रखना है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो क्या सेक्स है? अ फीमेल विच इज़ फर्टाइल, विच इज़ रिप्रोडक्टिव वेरी फाइन, दैट फीमेल इज फॉर्म्ड। इफ द एलील्स इन द जाइगोट आर इन होमोजाइगस कंडीशन, अगर दोनों ही डिप्लॉयड कंडीशन में दोनों ही जीन्स सेम है, होमोजाइगस है या फिर हेमीजाइगस है। हेमीजाइगस का मतलब होता है सिर्फ एक पे ही जीन प्रेजेंट है, दूसरे क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट ही नहीं है, देन मेल्स आर फॉर्म्ड। So this was about genic type. There is one more type which is क्रोमोसोमल टाइप, जो आपको ज़्यादा इसके बारे में पता होगा। तो जब जो सेक्स है वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, देन इट इज़ क्रोमोसोमल टाइप। इट रेफर्स टू द कंडीशन वेयर द जीन्स इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन आर लोकेटेड ऑन स्पेसिफिक क्रोमोसोम। यहाँ पे स्पेशल क्रोमोसोम, स्पेसिफिक क्रोमोसोम प्रेजेंट है और इन क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोसोम्स। These chromosomes are designated as X and Y या फिर Z, W, and they can usually be distinguished morphologically from each other by vision also. हम इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आई गेस आपने पढ़ा होगा कि X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम अगर को देखे तो X क्रोमोसोम बड़ा होता है और Y क्रोमोसोम बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो इनको मॉर्फोलॉजिकली भी डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है। द रिमेनिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ये चीज़ हम क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, उसमें से 22 पेयर्स, दैट मीन्स 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स, जो कि किसी भी तरीके से हमारे सेक्स में, हमारे जेंडर को डिसाइड करने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो सिर्फ हमारी ग्रोथ, हाइट, कलर और बाकी फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। वेयर एज देर आर टू जीन्स, there are 2 chromosomes which decide the sex or the gene. तो बेसिकली हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, प्लस 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है।
Genes located on the specific chromosomes or all the chromosomes are responsible for genetic determination of sexes. The chromosome having different forms in two sexes are often involved in determining sex. तो जो chromosomes हैं वो determine करते हैं, जो basically sex chromosomes है वो determine कर रहे हैं कि what will be the sex or what will be the gender of the organism. The major chromosomal sex determination mechanisms are XX and XY, ZZ and ZW system, XX and XO system, ploidy level, compound microscope, compound chromosome system, etc. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन्स और फ्रूट फ्लाई में देखें तो मेल का क्रोमोसोम क्या होता है, मेल के पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY और फीमेल के पास होते हैं XX. तो बेसिकली जो सेम XX है, होमोगेमेटिक कौन सा हो गया, फीमेल, और हेट्रोगेमेटिक क्या हो गया, मेल. बीज में अगर हम देखें तो बीज में होता है प्लॉइडी लेवल कि डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है. अगर डिप्लॉयड होगा तो होगी फीमेल, अगर हैप्लॉयड होगा तो होगा मेल. नेक्स्ट है ग्रास होपर. ग्रास होपर में कौन सा सिस्टम होता है, XX एंड XO. तो बेसिकली आप याद कर सकते हो कि इंसेक्ट्स में कौन सा सिस्टम होता है, XX एंड XO. तो अगर XX होगा अगेन होमोगेमेटिक जैसे ह्यूमंस में था तो फीमेल, अगर XO होगा तो मेल. बर्ड्स में सिस्टम होता है ZZ एंड ZW. अगर ZZ होगा तो मेल और ZW होगा तो फीमेल. चिकन्स में सिस्टम होता है ZZ एंड ZO. तो अगर यहाँ पे ZZ होगा तो मेल और ZO होगा तो फीमेल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कम से कम इसमें इतना टेबल तो लर्न करोगे ही करोगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 10 मार्कर में आता है तो आपको इन सब की डिटेलिंग भी बतानी पड़ती है और करनी पड़ती है. सो दिस वॉज अबाउट द जीनिक टाइप, जहाँ पे कुछ अलग डिफ्रेंशिएटेड क्रोमोसोम्स नहीं है, बट हाँ क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ जीन्स प्रेजेंट है जो कि सेक्स को कंट्रोल कर रहे हैं. लेकिन क्रोमोसोमल टाइप में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट क्रोमोसोम, सिर्फ उन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट जीन जो होगा वो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होगा. बाकी के क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी जीन जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा. और जो क्रोमोसोमल टाइप होते हैं उसमें आपको ये याद रखना है कि XXXY सिस्टम होता है, ZZZW सिस्टम होता है, XXXO सिस्टम होता है, प्लॉइडी लेवल होता है और कंपाउंड क्रोमोसोम सिस्टम होता है. कंपाउंड क्रोमोसोम सिस्टम बेसिकली हमें देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में. इफ़ यू गो थ्रू दिस चैप्टर थ्रू द बुक, या आपने ये चैप्टर बुक में से कर लिया तो एक बार ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन ज़रूर पढ़ना, बिकॉज वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. तो बेसिकली हमें शॉर्ट नोट लिखने हैं, 5 नंबर का एक शॉर्ट नोट है एंड वी हैव टू राइट ऑन एनी टू ऑफ देम. सो लेट अस बिगिन. एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस बेसिकली क्या होता है, एपिस्टेसिस को मास्किंग इफेक्ट भी बोलते हैं. तो एपिस्टेसिस को क्या बोलते हैं, मास्किंग इफेक्ट. एपिस्टेसिस इज द इंटरैक्शन ऑफ नॉन अलीलिक जीन्स इन विच वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन. एक जीन के होने की वजह से दूसरे जीन का एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाना. जीन्स, अब यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव नहीं आ रहा. वी आर नॉट सेइंग कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो कैपिटल टी के होने की वजह से वो टॉल ही हो जाएगा, नो. बट अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं बोलूँ कि सपोज कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसके फ्लावर वाइट ही होंगे, ठीक है. नो मैटर उसके पास वाइट के लिए डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है या नहीं है, या मे बी उसके पास वॉयलेट के लिए डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है. नो मैटर उसके पास कलर के लिए और कोई डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. बट मैंने बोल दिया कि अगर वो टॉल है, अगर उसके पास कैपिटल टी जीन है, तो कलर जो भी हो, कलर के कोई भी जीन्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा वाइट ही प्रोड्यूस होगा. तो एक करेक्टर के जीन ने दूसरे करेक्टर के जीन के इफेक्ट को दूसरे जीन को इफेक्ट करे या उसके एक्सप्रेशन को मास्क करे. सो दिस इज नोन एज एपिस्टेसिस. So, epistasis is the interaction of non-allelic genes in which one gene masks the expression of another gene. Genes whose expression is masked by non-allelic gene are said to be hypostatic. जिस जीन का इफेक्ट इसमें सप्रेस हो रहा है, मास्क हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइपोस्टेटिक. और जो जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा है उसको बोलेंगे एपिस्टेटिक. जैसे अगर मैंने यहाँ पे टॉल की और मैंने यहाँ पे फ्लावर कलर की बात करी, अब जो हाइट है, जो टॉलनेस है, वो फ्लावर कलर को इफेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एपिस्टैटिक जीन. और फ्लावर कलर के जीन क्या हो जाएंगे, हाइपोस्टैटिक जीन.
Epistasis may be caused by either presence of homozygous recessive of one gene pair or may result from the presence of dominant allele in a gene pair. ये ऐसा भी हो सकता है homozygous recessive की condition की वजह से हो या dominant allele की वजह से हो. Moreover, the epistatic effect need not to be just in one direction. Epistasis can occur in both directions between two gene pair. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा tallness ही flower color को affect करेगी. ऐसा भी हो सकता है कि मे बी फ्लावर कलर जो है वो टॉलनेस को इफेक्ट कर रहा हो. कि ये भी हो सकता है कि अगर हमने नहीं अच्छे से पढ़ा, मे बी हम ये कह रहे हैं कि जो प्लांट टॉल है वो वाइट हो, बट ऐसा ना हो रहा हो. मे बी जो प्लांट वाइट है वो टॉल हो. सो इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि टॉलनेस फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि फ्लावर कलर जो है वो टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा हो. ऑल्दो हम ये नहीं कह रहे कि ये पढ़ा नहीं जा सकता. दीज थिंग्स आर स्टडीड, ये डिटरमाइन करा जाता है बाय टेकिंग वेरियस क्रॉसेस एंड बाय टेकिंग वेरियस केसेस. With all these possibilities, there can be quite a number of modification of 9:3:3:1. आप लोगों ने डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा होगा, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम पढ़ते हैं कि F2 का रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1. सो ये डाईहाइब्रिड का नॉर्मल रेशियो होता है. अब यहाँ पे डाईहाइब्रिड का जो रेशियो है वो हमें ये देखने को नहीं मिलेगा. अगर एपिस्टेसिस होंगी तो देयर विल बी अ चेंज इन दिस रेशियो. अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एपिस्टेसिस की बात करें तो रिसेसिव एपिस्टेसिस होते हैं, जो हमें किस में देखने को मिलते हैं, कोट कोलर इन रोडेंट्स में, जिसमें रेशियो हो जाता है 9:3:4. डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस हमें देखने मिलते हैं फ्लावर कलर इन स्वीट पीज में, और उसमें रेशियो हो जाता है 9:7. डोमिनेंट एपिस्टेसिस हमें देखने को मिलते हैं फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश में, रेशियो हो जाता है 12:3:1. डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस हमें देखने को मिलते हैं पॉट शेप इन शेफर्ड्स पर्स में, और उसमें रेशियो हो जाता है 15:1. सो दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो आपको इन सबकी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है, तो कम से कम इतना तो लर्न आपको करना ही पड़ेगा. अब ये टेबल है विच विल हेल्प यू कि हाउ दीज जीन्स विल अफेक्ट द अदर जीन. देखो, जो नॉर्मल रेशियो होता है वो क्या होता है, 9:3:3:1. अगर आप इसका जीनोटाइप देखो, दो जीन्स इन्वॉल्व है. हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें जहाँ पे एक जीन है बी और दूसरा जीन है, सॉरी, एक जीन है ए और दूसरा जीन है बी. तो अगर ए और बी, ए स्लैश का मतलब क्या होता है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, व्हेन इट इज रिटन लाइक दिस, सेकेंड वाला नहीं बताया जा रहा, तो सेकेंड वाला चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस. सो अगर आप देखो ए बी, अगर दोनों पे एक एक डोमिनेंट अलील है तो रेशियो 9. फर्स्ट वाला डोमिनेंट है, सेकेंड वाले दोनों रिसेसिव है, देन इट इज़ 3. फर्स्ट वाले दोनों रिसेसिव है, सेकेंड वाला एक डोमिनेंट है, देन इट इज़ 3. और अगर पूरा रिसेसिव है तो देन इट इज़ 1. ठीक है. रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है, ए एपिस्टेसिस टू बी एंड बी. इसका मतलब है, अब यहाँ पे देखो, दिस 9 इज सेम, दिस 3 इज सेम, मतलब कि फर्स्ट जीन से कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन अगर यहाँ पे ए रिसेसिव आ गए तो ए रिसेसिव आने पे क्या होगा, अगर ए रिसेसिव आ गए तो फ़र्क नहीं पड़ता कि जो बी वाला जीन है वो डोमिनेंट है या वो रिसेसिव है, दोनों का जो फिनोटाइप होगा वो सेम ही होगा. दैट मीन्स इन दोनों का फिनोटाइप सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए प्रेजेंट है, यहाँ पे भी स्मॉल ए प्रेजेंट है. तो अगर स्मॉल ए और स्मॉल ए प्रेजेंट हो तो चाहे वो कैपिटल बी स्मॉल बी हो या फिर वो स्मॉल बी हो, दोनों का जो फिनोटाइप है वो सेम ही होगा, इसलिए रेशियो बन जाएगा 4. सिमिलरली अगर आप देखो डोमिनेंट एपिस्टेसिस, अब यहाँ पे आपको वर्ड से ही आइडिया मिल जाएगा. डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब क्या है कि जो डोमिनेंट जीन है वो मास्क कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कैपिटल ए प्रेजेंट है, अगर फर्स्ट पोजीशन पे कैपिटल ए प्रेजेंट है, तो नो मैटर सेकंड वाला अलील कौन सा है. अब अगर यहाँ पे कैपिटल ए प्रेजेंट हो गया, वेदर इट इज़ कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा कैपिटल ए. अब सेकंड में कैपिटल बी स्मॉल बी हो या स्मॉल बी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का जो फिनोटाइप होगा वो सेम ही होगा. तो दैट मीन्स जो डोमिनेंट जीन है वो एपिस्टेसिस कर रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पे अगर फर्स्ट प्लेस पे डोमिनेंट है तो इन दोनों का जो फिनोटाइप है वो सेम हो जाएगा. द रेशियो विल बी 12:3:1. सॉरी, नेक्स्ट वाला डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस. डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में आप देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए इज एपिस्टेटिक टू बी एंड बी. इसका मतलब है यहाँ पे अगर
लेट मी इरेज दिस, हाँ जी, AA is epistatic to B and BB is epistatic to ANA. That means डबल रिसेसिव, अगर कोई भी डबल रिसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, तो वो दूसरे जीन को मास्क कर लेगा। तो होमोजाइगस रिसेसिव में कौन है? ये दोनों और यहाँ पे भी होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इन तीनों का जो फिनोटाइप है वो सेम होगा, इसलिए ये रेशियो क्या हो गया? 9:7। नेक्स्ट अगर आप देखो डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्या मतलब हो गया कि अगर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? वो एपिस्टेसिस करेगा। तो अगर कैपिटल ए प्रेजेंट है तो वो कैपिटल बी या स्मॉल बी को एपिस्टेसिस कर सकते हैं, या फिर अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो वो कैपिटल ए और स्मॉल ए को एपिस्टेसिस कर सकता है। इसका मतलब अगर कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो स्मॉल वाले जीन को एपिस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल लेटर डोमिनेंट वाला जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, और इसमें कोई भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है। तो जिन तीनों में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है उन तीनों का फिनोटाइप बिल्कुल सेम होगा और इसका बिल्कुल अलग होगा। सो द रेशियो विल बी 15:1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर एपिस्टेसिस आता है तो आपको लिखना पड़ेगा नाम, उसका एग्जाम्पल और उसका रेशियो। ये तीन चीज़ें मिनिमल है, कम से कम इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, द नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज प्लियोट्रोपी। तो बेसिकली हमें पढ़ना है प्लियोट्रोपी क्या होता है। प्लियोट्रोपी इज डिफाइंड एज अ स्पेशल कंडीशन व्हेन वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग टू डिस्टिंक्ट फिनोटिपिक ट्रेट्स। जब एक जीन की वजह से ही दो करेक्टर्स कंट्रोल हो रहे हो, एक जीन दो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, वन जीन टू और मोर इफेक्ट्स, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लियोट्रोपी। So, and these are unrelated to each other in all ways. Pleiotropy is seen in different genetic disorders in human being. ये ज़्यादातर हमें disorders में देखने को मिलती है। The action of one gene at a cellular level is unitary. That is one gene one action. Normally एक जीन का, this is one gene one action होता है, but sometimes the presence of a gene result in broad spectrum of phenotypic changes. लेकिन कभी कभी एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। One gene has multiple action. This phenomena is known as pleiotropy. Pleiotropic traits also occurs in humans. ये humans में भी देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर ये disease condition में देखने को मिलते हैं। One such disease is phenylketonuria. This is a very important example और इसको बोला जाता है PKU. This occurs in individual that are homozygous for a defective recessive allele. ये इसमें क्या होता है? एक recessive allele है जो homozygous condition में present है। The disease people lack the enzyme necessary for metabolism of the amino acid phenylalanine. अब यहाँ पे एक अमीनो एसिड हमारी बॉडी में होता है फिनाइल एलानिन। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ऐसे लोगों में जिनको फिनाइल कीटोनूरिया है उनके अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। व्हेन नॉर्मल एंड PKU इंडिविजुअल्स आर कंपेयर्ड, अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल को और एक पर्सन को जिसको फिनाइल कीटोनूरिया है उसको कंपेयर करें, द फिनाइल एलानाइन इज मच हायर इन डिजीज ग्रुप। डिजीज ग्रुप में इसका लेवल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ऑब्वियसली डिजीज लोगों के अंदर इसको ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं है ना बच्चे। इन एडिशन टू दिस बेसिक बायोकेमिकल डिफरेंस अ नंबर ऑफ फीचर्स आर सीन। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंजाइम प्रेजेंट नहीं है वो अमीनो एसिड ब्रेक डाउन नहीं होगा, दैट्स इट। नो, बिकॉज हमारी बॉडी में हर एक हार्मोन, हर एक एंजाइम का स्पेशल रोल है। अगर कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होती है तो उससे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। सो सिमिलरली सिर्फ इस एक फिनाइल एलानिन के बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं? लोअर IQ लेवल कम होगा, सिमिलर हेड साइज एंड लाइटर हेयर। कम हेयर होंगे, हेड साइज बराबर ही रहेगा। तो ये टेबल अगर आप देखो, मेटाबॉलिक फेट ऑफ फिनाइल एलानिन, नॉर्मल पाथवे क्या होते हैं? एंजाइमिक है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, दिस इज द एंजाइम। ये क्या करता है? टायरोसाइन में कन्वर्ट होता है जो कि नॉर्मल ब्रेन फंक्शन करता है। सो बेसिकली नॉर्मली क्या हो रहा है? फिनाइल एलानाइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? फिनाइल एलानाइन गेट कन्वर्ट्स टू टायरोसाइन विच इज़ अनदर अमीनो एसिड। ये नॉर्मल पाथवे है। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो ये टायरोसिन फॉर्म नहीं होगा। तो क्या हो रहा है? तो जो फिनाइल एलानाइन है वो कन्वर्ट हो रहा है फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट किस में हो रहा है? फिनाइल पायरुविक एसिड में,
जिसकी वजह से हमारी बॉडी, एक तो ये फिनाइल पायरुविक एसिड जो है वो यूरिन में रिलीज होता है, प्लस ये बॉडी में क्या अफेक्ट करता है, मेंटल रिटार्डेशन। यूरिन में रिलीज होना यहाँ पे क्यों मेंशन करा गया है, क्योंकि दिस डिजीज इज ऑल्सो करेक्टराइज्ड बाय ब्लैक यूरिन। जब ये फिनाइल पायरुविक एसिड यूरिन में प्रोड्यूस होगा तो इट विल गिव ब्लैक कलर टू द यूरिन, तो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिनाइल केटोनूरिया आर डायग्नोज्ड बाय द यूरिन कलर ऑल्सो। सो ये था नॉर्मल पाथवे जिसमें फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में। और अगर हम बात करते हैं डिजीज़ कंडीशन की, फिनाइल कीटोनूरिया वाली डिजीजन कंडीशन की, तो फिनाइल एलानाइन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है फिनाइल पायरुविक एसिड में, विच इज सिक्रीटेड इन यूरिन बट इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। अगर हम इसके और एग्जांपल्स देखें, द येलो कोट कलर इन माइस इज एन अलील दैट अफेक्ट्स मोर देन वन करेक्टर। माइस के अंदर जो येलो कोट कलर है, जो उसकी स्किन का येलो कलर का जीन है, वो एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस येलो कलर ऑफ इन हेट्रोजाइगोट्स एंड इट ऑल्सो अफेक्ट सर्वाइवल कॉजिंग लिथैलिटी इन होमोजाइगोट्स। अगर ये अलील होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो इट विल बी लीथल, दैट मीन्स इट विल बी डेडली। Another example of multiple effects is the gene affecting seed shape in garden peas. Garden peas के अंदर जो seed shape वाला gene है, this gene also affects starch grain morphology. तो जो gene seed shape को control कर रहा है वही grain के अंदर के starch को भी control कर रहा है. In fact, many genes affect more than one trait. The gene causing the flower colors like violet and white also influence seed color and cause the presence or absence of colored areas on the leaf. अगर एक और एग्जांपल है कि जो जीन फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहा है वही फ्लावर कलर वाला जीन सीड कलर को भी कंट्रोल कर रहा है और कुछ कुछ जगहों पे कलर एरियाज ऑफ लीव को भी कंट्रोल कर रहा है। तो फ्लावर कलर वाला जीन किस किस को कंट्रोल कर रहा है, सीड कलर को और कलर ऑन लीव्स को। दिस इज ड्यू टू प्लियोट्रॉपी एज अ सिंगल जीन अफेक्ट्स मोर देन वन करेक्टर। सो यहाँ तक आज हम करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वील डू माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, एंड वील मूव ऑन टू द लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कोई बात नहीं, इसी चीज़ को 2 बार 3 बार रिवाइज करो, आप रिटन करो। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ देन ऑल्सो डोंट वरी, एग्जाम से 10 दिन पहले जुट जाओ, 5 दिन पहले जुट जाओ, बैकेज पेपर उठाओ और मैक्सिमम बैकेज पेपर को गो थ्रू करो, मैक्सिमम बैकेज पेपर्स को रिटन सॉल्व करो। आई कैन श्योर कि आप एग्जाम्स में ईजिली क्रॉस कर लोगे और अच्छे मार्क्स से क्रॉस कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, ये लेक्चर समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।